हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब आगे पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही एक यौगिक है और इसका सूत्र होता है O3 और इसको बोला जाता है ओजोन। तो ओजोन में ऑक्सीजन का जो एक अणु है उसमें तीन ऑक्सीजन के परमाणु पाए जाते हैं। तो ये त्रिपरमाणविक ऑक्सीजन का एक अणु रहता है और इसका जो खोज है इसके बारे में बताने से पहले इसकी शुरुआत उस समय की गई जब 1758 में वान मार्कस ने जब यह पाया कि हवा में जब विद्युत विसर्जन किया जाता है, माने विद्युत धारा जब प्रवाहित कहाँ पे करते हैं, वायु में या हवा में, तो सड़ी हुई गंध या स्मेल वहाँ से आती है। फिर सन 1840 में इसी के बारे में बोला गया। तो 1840 में किसने बताया? सोए नवीन ने बताया और अनुमान लगाया कि जो इस प्रकार की स्मेल आती है, गंध आती है, वह एक गैस बनने के कारण आती है। तो इसी पर से इस गैस का नाम ओजोन रखा गया उस स्मेल के कारण। तो जो गैस है, इस गैस को उसी के आधार पे सन 1840 के बाद से ओजोन कहा गया और ओजोन का जो मीनिंग लिया गया वह दुर्गंध से लिया गया, माने ओजोन का अर्थ होता है दुर्गंध, ऐसा माना गया। अब सन 1866 में सोरेट ने क्या किया, इस ओजोन को स्मेल वाला जो गैस था उसका फार्मूला दिया, सूत्र दिया और इसको O3 होगा ऐसा बताया। फिर ओजोन को ऑक्सीजन का एक अपरूप भी माना गया, माने ऑक्सीजन में O2 रहता है तो इसमें क्या है, O3 है, तो ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है, ऐसा इसको माना गया। अब देख लेते हैं कि जो ओजोन गैस है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो वायुमंडल में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है और इसी ऊंचाई पर यह ऑक्सीजन द्वारा क्या करता है, परावैंगनी किरणों के प्रभाव से यह गैस बनती है। माने हमारी धरती से कितना, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है और ऑक्सीजन द्वारा किससे बनता है, परावैंगनी किरण का जब प्रभाव पड़ता है ऑक्सीजन पे तो वहाँ पर इसका निर्माण होता है। ओजोन जो है अधिक तरंग लंबाई वाले परावैंगनी किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित करता है और विघटित हो जाती है, खुद विघटित हो जाएगी और ऑक्सीजन में फिर से बदल जाती है। जब सनलाइट पड़ता है तो परावैंगनी किरण और ऑक्सीजन मिलकर वहाँ पे ओजोन बनाते हैं, पहला प्रोसेस। दूसरा क्या होता है, अधिक तरंग लंबाई वाला परावैंगनी किरणों को ओजोन अवशोषित करेगा और खुद विघटित होकर के फिर से ऑक्सीजन में बदल जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन का निर्माण होता है और ओजोन का निर्माण तथा विघटन की क्रिया वायुमंडल की 20 किलोमीटर धरती से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य के परावैंगनी किरणों से होती रहती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से यह रोकता है। और पृथ्वी मंडल में हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जो ओजोन का लेयर है 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो पाया जाता है वही परावैंगनी किरणों से वायुमंडल में उपस्थित होकर के धरती के जीव मंडल की रक्षा करता है। अब देखेंगे इसका निर्माण या फिर प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन को बनाने के लिए क्या करते हैं, एक शुद्ध माने कि साफ सुथरा क्या लेंगे, शुष्क सूखा और गर्म वाला ऑक्सीजन से मंद विद्युत विसर्जन कराकर जो ऑक्सीजन लेंगे उसको मंद माने धीमी गति से उसमें विद्युत विसर्जन कराएंगे तो ओजोन का निर्माण वहाँ पर हो जाता है। और विद्युत विसर्जन एक विशिष्ट नली में किया जाता है। तो विद्युत विसर्जन करने के लिए एक नली वहाँ पे यूज करते हैं जो ओजोनाइजर कहलाता है। उसमें ओजोन बन रहा है तो ओजोन बनाने वाली वह नली क्या कहलाएगा,
ओजोनाइजर कहलाएगा। तो 3O2 ये ऑक्सीजन है, इसमें विद्युत विसर्जन करेंगे तो ओजोन में चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन का 3 अणु ओजोन के 2 अणु बनाता है। यहाँ पे डेल एच का मान क्या हो रहा है, 68 किलो कैलोरी है। तो एंथैल्पी का मान यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो यह ऊष्मा शोषी प्रकार की रिएक्शन होगा। देखो यहाँ पे दिया भी गया है कि ओजोन का निर्माण ऊष्मा अवशोषण द्वारा होता है, माने कि ऊष्मा शोषी रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। और उत्पाद का जो आयतन है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 अणु लिया गया था, तो 3 ठो अणु है तो ज्यादा आयतन घेरेगा। अब ओजोन का कितना बना, 2 ठो अणु यहाँ पे बना है, तो 2 ठो अणु बना है तो 3 की तुलना में 2 कम है, तो प्रोडक्ट का जो आयतन है कम है और यहाँ पे अभिकारक माने कि ऑक्सीजन का आयतन ज्यादा है। तो यहाँ पे उत्पाद का आयतन कम हो जाता है और अधिक से अधिक ओजोन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। माने हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर देंगे तभी यह प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। ऑक्सीजन से ओजोन का जो निर्माण है ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। तो ओजोन बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुष्क और ठंडी ऑक्सीजन गैस को लिया जाता है और विद्युत विसर्जन साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको नीरव विद्युत विसर्जन दिया जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसको दिया जाता है, जिसके कारण बड़े यहाँ पे ताप नहीं बढ़ता है और ओजोन का विच्छेदन हो जाता है। तो ऐसा वहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाता है कि वहाँ पे ताप ना बढ़े और विद्युत विसर्जन हो करके ऑक्सीजन से ओजोन बन जाए। यदि ओजोन को 10% से अधिक सांद्रता की आवश्यकता होती है तो यहाँ पे ओजोनित्रों की बैटरी का उपयोग किया जा सकता है। जो ओजोन बनता है उसकी सांद्रता अगर 10% से अधिक हम लोग को चाहिए तो क्या करेंगे, वहाँ पे जो ओजोनाइजर रहता है उसकी बैटरी का उपयोग भी कर सकते हैं। अब शुद्ध जो ओजोन है वह उसका क्वथनांक कितना रहेगा, 385 केल्विन उसका क्वथनांक रहता है। और इसको क्या करेंगे, एक द्रव ऑक्सीजन से घिरे हुए पात्र में संघनित किया जा सकता है। माने कि वह पात्र जो द्रव ऑक्सीजन से घिरा हुआ है उसमें संघनित करके इसको रख सकते हैं। ओजोन बनाने के लिए यहाँ पे जो उपकरण काम में लाए जाते हैं उसको सीमेन का ओजोनाइजर, देखो ओजोनाइजर तो कहेंगे जिसको ओजोन बनाएंगे जिसमें उसको, लेकिन जो वैज्ञानिक ने अपने अपने ढंग से ओजोनाइजर की किसको बताया, संरचना को बताया। तो सीमेन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो ओजोनाइजर दिया उसको क्या बोलेंगे, सीमेन का ओजोनाइजर। और ब्राडी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना ओजोनाइजर प्रस्तुत किया तो उसको क्या बोलेंगे, ब्राडी का ओजोनाइजर। तो ये सीमेन और ब्राडी साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने अपना अपना ओजोनाइजर अपने ढंग से बताया था। अब यहाँ पे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर भौतिक गुण ऑफ किसका, ओजोन। तो यह क्या रहता है, जो ओजोन रहता है यह हल्के नीले रंग की गैस होती है और इसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध या फिर स्मेल पाई जाती है। हल्के नीले रंग की गैस होगी और इसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध पाई जाती है और इसको अगर सूंघ लिया जाए तो इसमें सिर दर्द होना शुरू हो जाता है और अधिक मात्रा में अगर इसको सूंघेंगे तो मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए इसको नहीं सूंघना चाहिए कहीं पर भी। अब हल्के नीले रंग का जो द्रव रहता है वह -112 112.4 डिग्री पर द्रवीभूत हो जाता है, माने कि लिक्विड अवस्था में आ जाता है। और इसको -249 249.7 डिग्री टेम्परेचर पर बैंगनी काले रंग के क्रिस्टल में यह चेंज हो जाता है। अब इसको यह जो है वायु से भारी रहता है, इसका जो वजन है वायु की अपेक्षा अधिक रहता है। जल में इसकी जो विलयता है बहुत कम या न के बराबर पाया जाएगा।
बिल्कुल कम घुलेगा या फिर नहीं घुलेगा तो नगण्य होता है। किंतु तारपीन का तेल या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में यह अधिक मात्रा में विलेय रहता है। शीत एसिटिक अम्ल माने कि जो शीत एसिटिक एसिड रहता है CH3COOH, शीत एसिटिक अम्ल में भी यह कुछ मात्रा में विलयशील हो जाता है। और द्रव ओजोन की प्रकृति जो है अनुचुंबकीय होती है। लिक्विड प्रकार का जो ओजोन रहेगा उसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक प्रकार का पाया जाता है, अनुचुंबकीय प्रकृति उसमें पाई जाएगी। अब देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो रासायनिक गुण ओजोन का देखेंगे तो सबसे पहले जैसे ये ऑक्सीजन से बना था तो ऑक्सीजन में ही टूट जाएगा, पहले पढ़ चुके हैं। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और ओजोन से फिर से ऑक्सीजन में टूट जाता है, विघटन हो जाता है। तो इसका सबसे पहला जो है रासायनिक गुण इसमें आएगा इसका अपघटन। तो जो ओजोनोकृत ऑक्सीजन है वह मंद गति से शुद्ध ओजोन जो है, जो ओजोनोकृत ऑक्सीजन है मंद गति से, लेकिन जो शुद्ध ओजोन रहता है वह क्या होता है, तीव्र गति से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपघटित हो जाता है। यहाँ पे ओजोन है और ऑक्सीजन बना रहा है अपघटित होकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पे जो मैग्नीज ऑक्साइड और प्लेटिनम ब्लैक या फिर कॉपर ऑक्साइड अपघटन की क्रिया को तीव्र करते हैं। तो यहाँ पे उत्प्रेरक के समान कार्य करेगा कौन, मैग्नीज ऑक्साइड और प्लेटिनम ब्लैक या फिर CuO। ओजोन जो है उष्मागतिकीय रूप से ऑक्सीजन की तुलना में अस्थायी होता है। ऑक्सीजन की तुलना में ये अस्थायी रहेगा क्योंकि इसे ऑक्सीजन के विघटन से ऊष्मा मुक्त, ऑक्सीजन का जब विघटन होगा तो ऊष्मा मुक्त होगी और एंट्रॉपी का मान में भी वृद्धि होती है। ऑक्सीजन का देखो विघटन होगा तो ऊष्मा मुक्त होगी और एंट्रॉपी के मान में उसकी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी और एंट्रॉपी के मान में वृद्धि होगी, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके ऑक्सीजन में परिवर्तन के लिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, फ्री एनर्जी है, डेल जी में परिवर्तन, जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, और चेंजेस इन फ्री एनर्जी या चेंजेस इन गिब्स मुक्त ऊर्जा वो क्या कहलाएगा, डेल जी कहलाएगा, का मान यहाँ पे ऋणात्मक होता है। इसलिए वास्तव में जो ओजोन है वह उच्च सांद्रता भयंकर विस्फोटक हो सकता है। ओजोन की जो सांद्रता है यहाँ पे देखो उच्च सांद्रता दिए है, माने ज्यादा सांद्रता में ओजोन क्या हो जाएगा, भयंकर विस्फोटक के रूप में हो जाता है। अब देखेंगे जो शुद्ध ओजोन है कमरे के ताप पर धीमी गति से वियोजित होगा, जबकि 475 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे तो तीव्र गति से वह वियोजित होकर के ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देता है। तो 475 केल्विन पे तीव्र गति से रिएक्शन होगा और कमरे के ताप पर करेंगे तो धीमी गति से उसमें विघटन की क्रिया होगी। अब यहाँ पे जो 475 केल्विन पे विघटन होगा इसमें एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम यहाँ होगा और आंतरिक ऊर्जा या एंथैल्पी परिवर्तन का मान यहाँ पे नेगेटिव में आता है। दूसरा देखेंगे इसका ऑक्सीकारक गुण। तो फ्लोरीन के बाद जो ओजोन है सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्योंकि यह सरलता से क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। ये देखो ओजोन है O3, यह एक ऑक्सीजन का अणु बनाया या डाई ऑक्सीजन बनाया प्लस एक ऑक्सीजन को O के रूप में यहाँ पे मुक्त कर रहा है। तो नवजात हाइड्रोजन को यहाँ पे मुक्त करता है और यह जो नवजात हाइड्रोजन है यही क्या करेगा, आगे किसी दूसरे यौगिक के साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीकृत करने का काम करता है।
यहाँ पे जो H2O है यह उदासीन माध्यम में O3 से जब रिएक्शन करेगा तो OH माइनस आयन प्लस O2 देता है। इसमें का O और इसमें का O क्या बन जाएगा, O2 करके बाहर निकल जाएगा और H2 में से H2 और इसमें का 2 O क्या बना लेंगे, 2OH माइनस देंगे। इसी प्रकार से ये तो है उदासीन माध्यम के लिए, क्योंकि यहाँ पे H2O लिया गया है। इसी प्रकार से ये किसके लिए हो जाएगा, अम्लीय माध्यम के लिए होगा। O3 प्लस H प्लस है तो H प्लस किसका है, अम्ल का है। तो यहाँ पे अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा प्लस O2 यहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद इसका जो आगे रिएक्शन है वह यह काले लेड सल्फाइड को श्वेत लेड सल्फाइड में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये जो ओजोन है O3 यह ऑक्सीजन गैस प्लस नवजात हाइड्रोजन देगा। उसके बाद जो काला रंग का लेड सल्फाइड है, देखो ये है लेड सल्फाइड PbS, उसको क्या करेगा, नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो लेड सल्फेट के रूप में चेंज हो जाएगा। तो ये जो लेड सल्फेट है ये काला से श्वेत कलर में मिलता है। तो काला जो लेड सल्फाइड है उसको क्या करेगा, श्वेत लेड सल्फेट में चेंज कर देता है। यह है ऑक्सीजन ओजोन का गुण। अब हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करता है, सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस ओजोन, इसका जब रिएक्शन करेंगे तो ये सल्फर यहाँ पे बन जाएगा और H2O बनेगा प्लस O2 यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ में H2O बना, O2 बना और सल्फर निकला, तो सल्फर यहाँ पे ऑक्सीकृत रूप में आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण आयोडीन में करता है। तो जो पोटेशियम आयोडाइड है वह H2O और ओजोन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस यहाँ से I2 निकल जाता है। तो I यहाँ पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा और यहाँ पे किस में था, माइनस में, तो माइनस से 0 में आ रहा है तो ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ऑक्सीकरण जो आयोडीन का यहाँ पे होता है और O2 भी मिलता है। ये हो गया। अब देखेंगे कि जो ओजोन है यह बोरेड बफर जो कि उभय प्रकृति का रहता है, इसमें उभय प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड विलयन के आधिक्य में जब अभिक्रिया करती है तो आयोडीन गैस यहाँ से मुक्त करेगी। अब जो हैलोजन अम्लों का ऑक्सीकरण, तो जो हैलोजन अम्ल है उसको HX से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हैलोजन अम्ल HX है और ये ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H2O बनता है, O2 बनता है और हैलोजन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो हैलोजन अम्ल है यहाँ पे एक माइनस चार्ज के रूप में रहेगा, लेकिन जब ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाता है, माने कि यहाँ पे हैलोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये क्या है, नाइट्राइट का ऑक्सीकरण नाइट्रेट के रूप में। तो ये है NO2 है, तो पोटेशियम नाइट्राइट है। इसको ओजोन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो एक O2 बनेगा प्लस NO3 बनता है पोटेशियम का। तो पोटेशियम नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार फेरस आयन का ऑक्सीकरण किस में कर देता है, फेरिक आयन में कर देता है। यहाँ पे देखना जो Fe है Fe2+ के रूप में रहेगा और इधर जो भी यौगिक बनेगा उसमें Fe3+ के रूप में आ जाएगा। तो Fe2+ को बोलते हैं फेरस और Fe3+ को बोलेंगे फेरिक। तो फेरस आयन का ऑक्सीकरण किस में करेगा, फेरिक आयन में। तो Fe2+ से Fe3+ बनता है, माने कि जो फेरस आयन है उससे
फेरिक आयन का निर्माण यहाँ पर होता है। अब आगे इसमें है कि जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड को किसमें प्रदर्शित करेगा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में चेंज कर देता है जब ओजोन और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इसी प्रकार जो पोटेशियम मैग्नेट है इसका ऑक्सीकरण किसमें करेगा, पोटेशियम परमैग्नेट के रूप में करता है। तो यह पोटेशियम मैग्नेट Mn के ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कम रहता है और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या का मान ज़्यादा पाया जाएगा। फास्फोरस का ऑक्सीकरण किसमें करता है, फास्फोरिक अम्ल में। तो जो फास्फोरस है इसका ओजोन के साथ रिएक्शन होगा तो H3PO4 बनता है, माने कि फास्फोरिक अम्ल बनेगा प्लस O2 इसमें बाहर निकलेगा। देखो ओजोन का जहाँ पर भी रिएक्शन हो रहा है उसमें प्रोडक्ट में O2 निकल ही रहा है। तो इसको ध्यान रखना, जहाँ पर भी रिएक्शन कराओगे ओजोन का उसमें O2 एक प्रोडक्ट बनेगा ही, बाकी जो बचा हुआ है उसको जोड़ तोड़ के एक और प्रोडक्ट बनता है। सल्फर का ऑक्सीकरण किसमें करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु रहते हैं तो A लिखाता है सल्फर, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा H2O भी लेंगे साथ में। तो यहाँ पे H2SO4 बना प्लस O2 यहाँ भी बाहर निकला। अब आयोडीन का ऑक्सीकरण आयोडिक अम्ल में करते हैं। तो जो आयोडीन है उसका H2O और H2O के साथ और किसके साथ, ओजोन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आयोडिक अम्ल HiO3 बनता है प्लस O2 बाहर निकला यहाँ पर भी। इसी प्रकार से जो नम सिल्वर और आर्सेनिक ओजोन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये सिल्वर है, ये ओजोन है, ये ऑक्सीकृत होकर के सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पे बना लिया। उसी प्रकार से जो ऑक्साइड है सिल्वर ऑक्साइड वह ओजोन से पुनः क्रिया करा और के क्या बना लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस दिया प्लस जो सिल्वर ऑक्साइड बना था उसमें का सिल्वर यहाँ पर फिर से धातु के रूप में प्राप्त हो गया। तो ये हो गया इसका रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें देखेंगे कि जो है क्या आता है, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, माने मर्क्यूरी का टेलिंग। तो जब ओजोन को टेलिंग माने कि जैसे चमड़े का टैनिंग किया जाता है उसी प्रकार से तो जो ओजोन है उसको मरकरी की सतह पे क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे और कांच की सतह के साथ मर्क्यूरी द्वारा उसको क्या करेंगे, बनाया जाने वाला जो मेनिस्कस है या चंद्राकार सतह है वह टूट जाता है और जो पारा है कांच से चिपक कर फैलने लगता है। तो पारा का ओजोन के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे देखो मर्क्यूरी के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओजोन को प्रवाहित किए तो प्रवाहित कर रहे हैं तो कांच की सतह पे जो बना रहता है मेनिस्कस, माने कि जो अर्धचंद्राकार सतह किसी कांच के बर्तन में किसी को लेंगे तो बनता है उसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो कांच की सतह पे मेनिस्कस बना रहता है वो टूट जाता है और इस प्रकार जो है मर्क्यूरी का ओजोन के कारण क्या होता है, कांच से चिपकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी कहलाता है। तो उसी को बोला जाता है टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पारा जो रहता है कांच की सतह से नहीं चिपकता है, लेकिन जब उसमें ओजोन गैस मिला दिया जाता है तो क्या होता है, कांच से चिपकने शुरू हो जाता है और कांच से चिपकने के बाद जो प्रक्रिया पाई जाती है उसी को बोला जाता है टेनिंग ऑफ मर्क्यूरी। तो इसी को बोला गया है टेनिंग ऑफ मर्क्यूरी। तो इसका जो कारण है वह क्या रहता है, ओजोन से क्रिया करके जो पारा है Hg2O बनाता है और इसी पारे में विलय होकर
जो मर्क्यूरी है जल्दी से चिपकने लगता है। तो ये हो गया इसका कारण। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखो कैसे रिएक्शन होता है उसमें। जो मरकरी है और ओजोन है ये रिएक्शन करके मर्क्यूरी सब ऑक्साइड यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसी के कारण जो पारा है वह कांच की सतह पे चिपकता है और इसी को बोला जाता है टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। अब है अपचायक गुण। तो जो कुछ पर ऑक्साइड को ओजोन जो है अपचयित भी कर देता है, लेकिन जल को अम्लीय बना देता है। तो यहाँ पे ओजोन अगर जल से रिएक्शन करेगा तो जल को अम्लीय बना देगा। देखो ये जल है और ओजोन है, तो इसमें से H+ आयन बाहर निकल रहा है जल से। तो यहाँ पे जल से H+ आयन निकल रहा है, तो जल को किस में चेंज किया, अम्लीय प्रकृति में चेंज कर रहा है और O2 बाहर निकल रहा है। इसी प्रकार जो पर ऑक्साइड को अपचयित कर देगा, तो H2O2 है यहाँ पे, तो इसको क्या करेगा, H2O में चेंज करेगा। तो इसको ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसको अपचयित किया और H2O में चेंज कर दिया। इसी प्रकार यह बेरियम पर ऑक्साइड, जिसको क्या करेगा, बेरियम ऑक्साइड में चेंज कर देगा और सिल्वर पर ऑक्साइड को सिल्वर में अपचयित कर देता है। अब देखते हैं ओजोनी अपघटन। तो ओजोनी अपघटन का मतलब है ओजोनोलिसिस भी बोला जाता है इसको। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पर भी पाया जाएगा, देखो ये है यौगिक, असंतृप्त यौगिक में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो वहाँ पे या जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 ठो बॉन्ड पाया जाता है वहाँ पे, तो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उसको बोला जाता है असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त यौगिकों में जो ओजोन का योग होता है उसी को बोला जाता है ओजोनाइड। ओजोनाइड का बनना, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसमें ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ेगा, तो जुड़ करके जो भी यौगिक बनाएगा वो कहलाएगा ओजोनाइड। तो जो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है और ऑक्सीजन जुड़ता है तो डबल बॉन्ड पूर्ण रूप से गायब हो जाता है, या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, वहाँ पर भी बॉन्ड गायब हो जाएगा, या फिर बॉन्ड जो है एक बॉन्ड बचा रहेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जिसमें पाया जाएगा वहीं पे ऑक्सीजन जाकर के इस प्रकार से जुड़ता है ओजोन का ऑक्सीजन O3 का, तो ये कहलाता है ओजोनाइड जो यौगिक बनता है। और इसका जब जल अपघटन करेंगे तो कार्बोनिल यौगिक यहाँ से बनते हैं। और यहाँ पे जो ओजोनाइड है इसका जल अपघटन करने के बाद यह जो संपूर्ण क्रिया होती है वही कहलाता है ओजोनी अपघटन की क्रिया। और यहाँ पे एल्किन है और ओजोन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इस प्रकार से देखो ऊपर एक ऑक्सीजन और नीचे 2 ऑक्सीजन जुड़ गया तो ओजोनाइड बन गया। प्लस इसमें क्या करेंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे, H2O के प्रेजेंस में जल अपघटन, और जिंक डस्ट उत्प्रेरक है तो जल अपघटन से यहाँ पे कार्बोनिल यौगिक बना। जो CHO ग्रुप है उसको बोला जाता है, CO को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे CHO है तो एल्डिहाइड है, ये भी CHO है, एल्डिहाइड है। पहले वाले CHO में R जुड़ा है और दूसरे वाले में H जुड़ा है। तो इस प्रकार से जो कार्बोनिल यौगिक यहाँ पे मिलता है। अब देखेंगे ओजोन की संरचना। तो जो ओजोन है वह अनुनादी प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसकी एक ही संरचना से सभी गुणों को स्पष्ट नहीं कर सकते, तो ये अनुनाद के रूप में 2 इसकी संरचना पाई जाएगी। तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन है तो दोनों में देखो 3 ऑक्सीजन है। अब बीच वाले में एक लोन पेयर दोनों में है। अब यहाँ पे चेंज कहाँ पे है, इसमें डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है, सॉरी इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में है, और इसमें डबल बॉन्ड इधर वाले ऑक्सीजन के बीच में है। और एरो का चिन्ह है इसमें इन दोनों, माने दूसरा, और यहाँ से जैसे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबरिंग कर लेना, लिखते समय आसानी होगा।
और इसको भी करेंगे 1 2 3। तो ये क्या हो गया, पहला और दूसरा ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध, तो इसमें क्या हुआ, दूसरा और तीसरा के बीच में डबल बंध। इसमें दूसरा और तीसरा के बीच में एरो, तो इसमें पहला और दूसरा के बीच में एरो, एक दूसरे से बंध का ही चेंज यहाँ पे पाया जा रहा है। तो ये हो गया उसकी अनुनादी संरचना। ओजोन जो है एक कोणीय प्रकार का अणु है। देखो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे कोण, तो कोणीय प्रकार का अणु है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे जो बंध बनेगा या यहाँ पे बंध बनेगा तो ऑक्सीजन 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 बॉन्ड या ऑक्सीजन 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 बॉन्ड बोलेंगे। तो जो बंध बनेगा, बंध कोण बनेगा, उसको 116.8 डिग्री इसमें पाया जाता है। और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन, इन दोनों की ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो औसत बंध लंबाई है 1.28 एंगस्ट्रॉम पाया जाएगा। ये डबल बंध है, ये सिंगल बंध है, तो दोनों का औसत जो बंध लंबाई है इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 1.28 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं ओजोन का। तो विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे तेल, हाथी दांत, स्टार्च, इन सब को साफ करने के लिए विरंजक के रूप में रंजन, विरंजन माने क्या होता है, रंग को हटाने के लिए, कलरलेस करने के लिए विरंजन के रूप में, तेल के विरंजन में, तेल को साफ करके कलरलेस वाइट बनाने में, हाथी दांत के लिए और स्टार्च, इन सब के विरंजन में इसका उपयोग होता है। विरंजन का जो कारण है ओजोन द्वारा क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया है। अतः विरंजक जो है स्थायी प्रकार का होता है। ओजोन के कारण किसी भी चीज का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने से वह कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस हो जाएगा तो जो गंदा, धूमेला, काला, नीला, पीला दिखता रहेगा वो व्हाइट कलर में प्योर शुद्ध दिखने लगेगा, तो उसी को बोला जाता है विरंजन। और जो विरंजक है वह स्थायी रहता है। देखो यहाँ पे रंगीन चीज कोई है, उसमें क्या किए, ऑक्सीजन को प्रवाहित किए या ओजोन को प्रवाहित किए, तो रंगीन हो गया। तो तेल जो है कलर अलग अलग कलर का है तो कोई खरीदेगा नहीं, तो उसको साफ करने के लिए कलरलेस वाइट कलर का प्योर जो ऑयल बनाने के लिए इसी का यूज करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में, जहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट को ओजोन द्वारा परमैंगनेट में ऑक्सीकृत करता है। अभी हम लोग इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देख रहे थे कि पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण हो रहा था। पोटेशियम मैग्नेट लिए थे प्लस ओजोन से रिएक्शन कराए थे, तो क्या बना था, पोटेशियम परमैंगनेट बना था। किसके द्वारा, पोटेशियम मैग्नेट को ओजोन का क्या कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया और पोटेशियम परमैंगनेट बनाया। तो उसके निर्माण में, माने पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में ओजोन यूजफुल है। दूसरा, असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति ज्ञात करने में। देखो, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक इस टाइप से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर इसमें डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ओजोन के साथ ये ओजोनाइड नहीं बनाएगा। और कब बनाएगा ओजोनाइड, जब इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तभी यह ओजोनाइड बनाएगा। तो जब भी ओजोनाइड बनेगा क्या पता चलेगा, जो लिए थे उसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। और जब ओजोनाइड नहीं बनेगा तो पता चलेगा कि इसमें जो यौगिक हम लोग लिए हैं उसमें ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसकी पता लगाने के लिए, और जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन की स्थिति जहाँ पे रहेगी वहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये पता चला। देखो आर के पास तो नहीं जुड़ा क्योंकि आर के पास डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे जुड़ गया। तो जहाँ पे ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन जुड़ेगा उसी स्थान पे, उसी जगह पे डबल बॉन्ड है या उसी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये कंफर्म हो जाएगा। तो उसकी स्थिति या लोकेशन पता लगाने के लिए भी इसका यूज होता है। अब कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को कीटाणु रहित करने में भी इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है, कीटाणुओं को नष्ट करके जो वाटर रहता है उसको प्योर शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये हो गया ओजोन।
अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन के यौगिक कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ऑक्सीजन फैमिली का जो नेक्स्ट मेंबर है, सेकंड है सल्फर, इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ तक पढ़ लिख कर कंप्लीट करना, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक।